वैसे तो मोदी जी की कैबिनेट ने 2020 में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही ला दिया था, लेकिन 10 अप्रैल 2023 को महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर दीपक केसरकर जी, इन्होंने एक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें इन्होंने बोला कि आने वाले जो न्यू एकेडमिक ईयर है यानी जून 2023 से जो नया एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है बच्चों का, उसमें ही हम लोग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे बच्चे डर गए, खासकर 10th और 12th के बच्चे जो कि अपना बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अक्सर महाराष्ट्र में 10, 12, 15 अप्रैल से चालू कर देते हैं। वो लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें और चालू करें भी कि ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत अनसर्टेनिटी है। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से ये समझा दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार का रहेगा, बोर्ड एग्जाम आपको देना है कि नहीं देना है, उन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम रोशन झा है और आप स्टेप बाय स्टेप का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल जो भारत देश में एजुकेशन सिस्टम अभी तक चल रहा था वो कितना गैर ज़रूरी था। बच्चे सिर्फ जो है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो हायर सेकेंडरी के हों, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि इंजीनियरिंग हो और भी कोई टेक्निकल एजुकेशन हो, हायर स्टडीज़ हो, वो लोग सिर्फ रटने का काम करवा रहे थे और रट के ही जो बच्चा अच्छे से जा रहा था वही अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले रहा था। लेकिन वो बहुत इररेलेवेंट था हम लोगों के आने वाले इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ में रटने वाला काम नहीं चलता है। जो प्रैक्टिकलिटी थी, जो वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, एक स्किल होना चाहिए, वो बच्चों में लैक कर रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी की सरकार ने 2020 में एक न्यू प्रपोजल लाया था जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल देते हैं या फिर NEP बोल देते हैं। दरअसल इसका इतिहास या इसका हिस्ट्री मैं आपको समझा देता हूं। इंडिया में सबसे पहली बार एजुकेशन पॉलिसी जो लाया था वो 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने लाया था, जिसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज किए गए थे क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो एक परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम नहीं कहला रहा था, क्योंकि देश के किसी कोने में कुछ पढ़ाया जा रहा था, देश के किसी कोने में कुछ पढ़ाया जा रहा था। लेकिन 1968 वाले एजुकेशन पॉलिसी में उसको एक यूनिफॉर्मिटी बनाया गया। NCERT, CBSE, बहुत सारे बोर्ड्स बनाए गए, जिससे कि क्या हुआ कि पूरे देश के बच्चे एक तरीके का स्टैंडर्ड का पढ़ाई करने लगे थे। उसके बाद दूसरी बार 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक नया एजुकेशन पॉलिसी लाया था, उसी में थोड़ा सा चेंज करके। उसके बाद फिर से 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी लाया था। उसके बाद 21वीं सदी का यानी 21st सेंचुरी का ये पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी की सरकार ने 2020 में लाया था। इनके 2014 के मैनिफेस्टो में ये बात थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लाएंगे और उन्होंने उसको लाके दिखाया। दरअसल इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है मैं आपको समझाता हूं। अभी तक हमारा जो सिस्टम था वो किस प्रकार फंक्शन कर रहा था, ज़्यादातर किताबी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे हम लोग और 10+2 सिस्टम था। 10+2 का मतलब होता है कि 10th में एक बोर्ड एग्जाम होगा, 12th में एक बोर्ड एग्जाम होगा। ये सिस्टम अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे देश भर के बच्चों में जैसे बोर्ड एग्जाम एक बहुत बड़ा हवा बन के आता था। और उसमें भी ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकलिटी, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती थी। आपको पता है कि साइंस का प्रैक्टिकल, मैथ्स के प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, उसमें ज़्यादातर रटने वाली चीज़ों के ऊपर ही फोकस किया जा रहा था और बहुत प्रेशर था बच्चों के ऊपर 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम को लेके। जबकि अगर हम विदेश की एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम के ऊपर वो लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ में कैसे काम आता है वो सिखाया जा रहा था। इसकी कमी थी, लेकिन इस नए एजुकेशन पॉलिसी ने उसको फुलफिल कर दिया। इसमें क्या है कि जैसे 10+2 था उसको रिप्लेस करके ये लोग ने 5-3-3-4 सिस्टम लाया था। ये क्या है, 4 स्टेज में बच्चों के एजुकेशन को डिवाइड कर दिया गया। इसमें पहला है 5 का मतलब होता है कि पहले हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम जो था वो ऐसा था कि 6 साल की उम्र से बच्चे पढ़ना चालू करते थे। लेकिन इसमें ये लोगों ने ऐसा रिकमेंड किया कि 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो उसको फाउंडेशनल स्टेज में ही डाल दिया जाएगा, जिसमें कि किताबी पढ़ाई नहीं होगा। जो हम लोग बोलते हैं ना UKG LKG वो वाला, वो 3 साल का रहेगा। और इसमें सिर्फ बच्चों को ज़्यादातर थोड़ी बहुत ABCD और ये सब फाउंडेशन कोर्स तो करना ही करना है, उसके साथ साथ बहुत सारे गेम्स खिलवाए जाएंगे ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके माइंड का फिजिकली वो एकदम फिट हो सके आगे की पढ़ाई करने के लिए। ये 3 साल हो गए। उसके बाद जो 2 साल है वो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, तो वो 3 साल और ये 2 साल हो गए 5 साल। उसके बाद 5 हो गया, 5-3-3-4 था ना, तो अगला जो 3 है वो क्या है, 3rd, 4th और 5th। ये है उनका आप बोल सकते हैं कि प्रिपेरेटरी स्टेज। इसमें बच्चा पूरा एकदम फाउंडेशन अपना एकदम मजबूत कर लेगा, चाहे वो मैथ्स का टेबल हो, चाहे वो इंग्लिश के पोएम्स पढ़ना हो या जो भी है, वो उसको एकदम अच्छे से कर लेगा। उसके बाद आता है 6th, 7th, 8th। इसमें ये इसको आप लोग प्राइमरी स्टेज भी बोल सकते हैं। इसमें बच्चा जो है, इसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ सरकार ने लाया है कि आप सोचिए कि 10-12 साल का बच्चा जो है वो क्या करेगा,
उनको 10 दिन का 10 दिन का जो है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। किस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाएगा? भले वो किसी इंडस्ट्री में जाके या किसी प्लम्बर से जाके प्लम्बर का अपना काम सीखे, जो पाइप का काम करते हैं वो। उसके बाद कोई चाहे तो जाके अपना इलेक्ट्रिशियन का काम सीखे, या कम से कम देखे, नहीं सीखे तो एटलीस्ट देखे कि इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता है, ताकि उसका एक माइंडसेट बन सके कि हमें आगे जाके करना यही सब है। तो उसके लिए वो हम पहले से प्रिपेयर रहे और खुद से उसको पता रहे। और उसके घर पे कुछ अगर पंखा खराब हो जाए तो उसको पता हो कि कैपेसिटर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वायर उसको खुद से बदलने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए वो रुके या उसके घर वाले रुके। तो फिर पढ़ाई का फायदा क्या है? अगर कोई स्क्रू ढीला हो जाए तो हम लोग कारपेंटर को बुलाने से अच्छा खुद ही उसको टाइट कर सके। ये पढ़ाई का असली मकसद होना चाहिए, जो कि इसमें किया गया है। उसके बाद जो आता है 9th 10th 11th 12th, इसमें 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम जो है उसको हटा के ये लोगों ने क्या किया है कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को 8 सेमेस्टर्स देने होंगे। इसका मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर बंद कर, इसका मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर्स आपको देने पड़ेंगे। 9th स्टैंडर्ड में 2 सेमेस्टर, 10th स्टैंडर्ड में 2 सेमेस्टर, 11th में 2 और 12th में 2। इसमें क्या है, सबसे मजेदार बात क्या है इसमें कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि बच्चा जो है वो रट के बहुत चीजों को आंसर्स को ना लिखे। इसमें आपको अगर कंसेप्ट पता है तो, और उसका जो कोर चीजें हैं जो आपको आगे के स्टडीज के लिए काम आए, खुद से इंसान सोच सके कि ये चीज कैसे हो सकता है करके। सिर्फ साइन हम लोग बोलते थे साइन 30 = 1/2, साइन 0 = 0, cos 0 = 1, ये वैल्यूज आए कहां से, ये बच्चे को पता होना चाहिए। अक्सर बच्चों को आप देखेंगे तो ये सब नहीं पता होता है। तो इसके ऊपर बहुत जोर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। और इसमें सबसे मजेदार बात मुझे एक और चीज लगी कि आप लोगों को ऐसा नहीं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग अभी कैसे करते हैं कि 3 ही ऑप्शन हमारे पास रहता है कि या तो बच्चा आर्ट्स ले ले, या तो कॉमर्स ले ले, या तो साइंस ले ले। आर्ट्स अगर लेगा तो उसको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, यही सब पढ़ने का। लेकिन साइंस ले लिया तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यही सब पढ़ना है। कॉमर्स ले लिया तो BK, OC, SP, अकाउंट्स यही सब पढ़ना है। लेकिन इस नए वाले सिस्टम में ऐसा ये लोगों ने प्रावधान किया है कि अगर एक बच्चा, उसके पास बहुत सारा सब्जेक्ट्स रहेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से उसको चूज करना है कि वो क्या क्या पढ़ना चाहता है। कितनी बेहतरीन चीज़ है, सोचिए ना कि कोई बच्चा सिर्फ फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है और उसके साथ साथ वो सोशियोलॉजी भी पढ़ना चाहता है या साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो वो उसके लिए वो भी पॉसिबल है। और अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहता है तो वो भी उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है। और इसमें बोर्ड एग्जाम का टेंशन अगर बच्चे को न रहे तो सिर्फ वो क्या करेगा, फोकस करेगा सिर्फ अपने स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस अपना सुधारने के लिए। एक ये चीज़। दूसरा चीज़, इसमें एक और चीज़ सबसे अच्छा क्या है कि कोई अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब साइड का अगर कोई बच्चा है तो उसको एक सब्जेक्ट कम से कम साउथ इंडिया का कोई एक लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा, अगर वो चाहे तो। ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा, लेकिन अगर वो चाहे तो साउथ इंडिया का तमिल लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत तो ओवरऑल और इंडिया का है, चाहे तो वो तमिल लैंग्वेज या फिर कन्नड़ लैंग्वेज सीखना चाहे तो वो सीख सकता है, ताकि वो गैप जो बना रहता है साउथ और नॉर्थ का वो थोड़ा कम हो सके। ये साउथ का बच्चे लोगों को हिंदी से बहुत मतलब थोड़ा सा परहेज होता है, तो उनके लिए कंपलसरी या फिर ऑप्शनल भी रहेगा वो कि वो चाहे तो वो हिंदी सब्जेक्ट भी सीख सकता है। तो अभी देखिए कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमको 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम में देना है कि नहीं देना है ये साल जो आने वाला है, तो उनके लिए मैं बस इतना बोलूँगा कि अभी तो एजुकेशन मिनिस्टर ने सिर्फ इतना बोला है कि इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको, लेकिन अभी तक कुछ फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है। क्योंकि सितंबर 2022 में आप देखेंगे तो जो हमारे महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया था, हाई लेवल कमेटी बनाया गया था, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट करना है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करे। तो वो ड्राफ्ट अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। मेरे ख्याल से प्राइमरी और सेकेंडरी का हो चुका है, हायर और टेक्निकल एजुकेशन का अभी बाकी है। तो उसका ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा उसके बाद ही हमको पिक्चर क्लियर होगा। तो मैं जो 10th और 12th के बच्चे हैं अभी उनको यही बोलूंगा सिर्फ अभी तक कि नया टेक्स्ट बुक आया नहीं है, नया करिकुलम नहीं है, अभी तक कुछ और सरकार की तरफ से घोषणा हुआ नहीं है। तो आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम का, उसको आप लोग एकदम अच्छे से कंटिन्यू रखिए, उसमें आप लोग चेंज मत करिए, अपने माइंडसेट को भी बदलिए मत। कुछ भी चेंजेस आएगा तो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे और आपको धीरे धीरे खुद ब खुद भी उसको मालूम पड़ जाएगा। अब आते हैं कि आगे और इसमें क्या अच्छा हुआ है। इसमें ऐसा है कि मान लीजिए अभी कोई बच्चा 12th के बाद अगर कोई एक कोर्स कर रहा है, मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इंजीनियरिंग का 1 साल अगर वो मान लीजिए पढ़ाई किया उसने और किसी कारणवश उसको छोड़ना पड़ा, तो उसको क्या होता था कि अगर वो 2 साल बाद वापस से पढ़ना चाहे तो उसको वापस से क्या होना है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन इस बार कैसा किया कि अगर आपने 1 साल पढ़ाई करके छोड़ा है उसका भी सर्टिफिकेट आपको सरकार को या तो जो यूनिवर्सिटी है उसको देना पड़ेगा कि इसने 1 साल पढ़ाई किया है, और वो चाहे तो 2 साल बाद भी उसको कंटिन्यू कर सकता है, सेकंड ईयर के बाद से कंटिन्यू कर सकता है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है। उसके बाद ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने मातृभाषा में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो भी पॉसिबल आपको हो जाएगा।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये कैसा कदम लगता है, तो मैं यही बोलूँगा कि ये बहुत अच्छा कदम है। इसको जैसे अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 11th स्टैंडर्ड में एक बोर्ड एग्जाम होता है, तो बाकी कोई भी बोर्ड एग्जाम का उनको प्रेशर नहीं होता। वो लोगों को वोकेशनल जो एजुकेशन है, वोकेशनल का मतलब होता है कि उनको क्राफ्ट में, उनको ड्राइंग में, उनको प्रैक्टिकल चीज़ें करने में वो लोगों को बहुत पहले से सिखाया जाता है, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो। ये लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम ने फॉलो किया, इतना हिम्मत दिखाया कि इसको चेंज करना है ताकि हम लोग वर्ल्ड के साथ कंपीट कर सकें। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो मेरे से ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है ये। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। और जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं वो लोगों को मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग अभी फिलहाल अपने स्टडीज़ को जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे कंटिन्यू करिए। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टेप बाय स्टेप एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ढेर सारे लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।